नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ड्रीम सक्सेस एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने अब तक बात कर ली जैसे विद्युत क्षेत्र के जैसे तीव्रता हुई, आवेश हुए और इनके मात्रक वगैरह, इनके जो विमाएँ आदि इन्हें हमने निकाल लेते। जैसे विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है हमारे पास E बराबर Q/R²। कूलाम का नियम पढ़ लिया हमने, कूलाम का सदिश निरूपण पढ़ लिया हमने, बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र देख लिया, कूलाम का नियम देख लिया यानी कि विद्युत आवेश देख लिया। यानी कुल मिला के हमने जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वहां तक बात कर लेती। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, तो आज हम टॉपिक की बात करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के दोस्तों गुण होते हैं। वो गुण कितने होते हैं? 8 गुण होते हैं और उन 8 गुणों में वो 8 के 8 गुण अलग अलग होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं उनकी चर्चा हम अब करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं समझने से पहले हमें विद्युत क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है। विद्युत क्षेत्र होता है वह क्षेत्र जिसमें रखा हुआ कोई आवेश किसी बल का अनुभव करता हो। क्या कि कोई जैसे कोई क्षेत्र आपके पास, उस क्षेत्र में आपने आवेश रख दिया, अब वो आवेश उस क्षेत्र में अगर किसी बल का अनुभव करता है तो वो क्या होता है दोस्तों? विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की रेखा है, जो विद्युत क्षेत्र रेखा है उनकी विशेषता या गुण क्या क्या होती है। तो दोस्तों जो पहली बिंदु है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, जो पहला गुण है वो है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण क्या हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। मतलब कि आपके पास विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, उन विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के किसी बिंदु पर आपने स्पर्श रेखा खींच दी। अब वो स्पर्श रेखा है दोस्तों, जो स्पर्श रेखा खींची आपने उस बिंदु पर, वो स्पर्श रेखा किस चीज को व्यक्त करेगी? तो वो व्यक्त करेगी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या व्यक्त करती है? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर किस चीज को व्यक्त करती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किस चीज को व्यक्त करती है? तो आपको आंसर क्या देना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पहला बिंदु। दूसरा बिंदु क्या है दोस्तों? तो दूसरा बिंदु है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा कहां से होती है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया दोस्तों? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा धनात्मक यानी धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। ये आवेश नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आप लिख लो धन से ऋण की ओर होती है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है।
तो ये 2 पॉइंट हो गए हमने कौन कौन से कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। दूसरा हो गया कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की या विद्युत क्षेत्र रेखा की जो दिशा होती है वो किससे किस ओर होती है, धनावेश से धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर। तो ये तो 2 पॉइंट हो गए किसके, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। कौन कौन से कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। दूसरा हो गया विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर होती है। तो ये तो 2 हो गई। अब हमें तो 8 पढ़नी है। तो दोस्तों तीसरी कौन सी है कि जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, क्या है विद्युत, तीसरी है दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अब मान लो यहां पर अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट दे तो क्या हो जाए कि ये बिंदु क्यों है कि काटते नहीं, काट दे तो क्या हो जाए, नहीं काटे तो क्या हो जाए। तो विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा वो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर यदि वो एक दूसरे को काटती है, अगर वो एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं प्राप्त होती है। दोस्तों कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं प्राप्त होती है जो कि संभव नहीं है। तो ये पॉइंट क्या हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि वो एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर दोस्तों विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 दिशाएं प्राप्त होती है जो कि संभव नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो दोस्तों ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, अगर ये मान लो यहां पर काट दे तो इसकी एक दिशा तो ये हो गई और एक दिशा ये हो गई जो कि संभव नहीं है दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया हमारे पास कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि वे एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं प्राप्त होती है जो कि दोस्तों संभव नहीं है। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि एक दूसरे को काटती है तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 दिशा प्राप्त होती है जो कि संभव नहीं है। तो 3 पॉइंट हो गए हमारे। अब चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों कि जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो लंबाई है उसके अनुदिश ये सिकुड़ती है। तो इससे सिद्ध होता है कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। तो दोस्तों जो चौथा पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। मान लो ये विद्युत क्षेत्र की लंबाई, अब इसके अनुदिश रख दिया हमने, तो इसके अनुदिश रखने पर ये सिकुड़ने लगेगी, यानी कि ये इसके पास जाएगी। तो इससे ये चीज सिद्ध होती है कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण क्यों होता है, तो उसका क्या कारण है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है।
इसी कारण विद्युत क्षेत्र वो विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है, यानी कि एक सिरा धनात्मक है एक सिरा ऋणात्मक है, तो उन दोनों के मध्य कौन सा बल होगा? आकर्षण बल होगा दोस्तों, यानी कि वस्तुएं दोनों एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेगी। तो ये चौथा पॉइंट क्या हो गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है, और इसी से क्या सिद्ध होता है कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है दोस्तों। ठीक है, अब पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है दोस्तों कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने की प्रवृत्ति रखती है। अब अभी पिछली लाइन हमने लिखी वो थी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अगर अनुदिश हो तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है, और अगर विद्युत क्षेत्र के लंबाई के लंबवत हो तो फैलने की प्रवृत्ति रखती है। अब वहां पर तो दोस्तों विपरीत आवेशों के मध्य क्या हो रहा था? आकर्षण। लेकिन यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे यहाँ पर क्या होगा? प्रतिकर्षण हो गया, यानी कि एक सिरा धनात्मक है और दूसरा सिरा भी क्या है? धनात्मक है, तो वहां पर क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा उन आवेशों के मध्य। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने की प्रवृत्ति रखती है, इससे सिद्ध होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने की प्रवृत्ति रखती है। इससे सिद्ध होता है कि जो समान आवेश होते हैं, यानी कि समान प्रकृति के आवेश के मध्य प्रतिकर्षण होता है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत फैलने की प्रवृत्ति रखती है, इससे सिद्ध होता है कि समान आवेश के मध्य क्या होता है दोस्तों? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट तो हो गए हमारे। अब छठवां पॉइंट है कि कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश क्यू से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो वो होती है Q/ε0 होती है। तो ये छठवां पॉइंट क्या हो गया कि बिंदु आवेश Q से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी होती है दोस्तों? Q/ε0। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास? Q/ε0 की विद्युत क्षेत्र के कोई बिंदु आवेश है Q। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि बिंदु आवेश Q से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी होती है, और आपको मान लो आवेश दे दे, और ε0 का मान तो पता है आपको 8.85 वाला। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि 2 कूलम आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? तो दोस्तों यहाँ पर आप रखोगे Q/ε0 और Q का मान रखोगे 2, ε0 का मान आपको पता है 8.85 × 10⁻12। अब आप वहां से सोल्व करके क्या निकाल सकते हो? विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिंदु आवेश Q से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है? Q/ε0। अब अगला जो 7वां पॉइंट हमारा, ये कितने पॉइंट हो गए? 6। 7वां पॉइंट है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। 7वां पॉइंट क्या हो गया दोस्तों? विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या होती है? लंबवत होती है। तो 7वां पॉइंट है हमारा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव, यानी कि अगर कोई विभव दे रखा है और आपको पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ के लंबवत होती है, अनुदिश होती है या किस प्रकार होती है, तो आपको क्या आंसर देना है दोस्तों? कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, तो 7 पॉइंट हो गए हमारे। अब 8वां पॉइंट क्या है दोस्तों? कि किसी चालक तार में कोई चालक तार है, उस चालक तार में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या
विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है दोस्तों? शून्य होती है। और शून्य क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस चालक तार की सतह के लंबवत होती है। इसी कारण उस चालक तार या कोई चालक वस्तु है उसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होती है दोस्तों? शून्य होती है। और यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी चालक तार में क्वेश्चन आ जाएगा कि किसी चालक तार में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या शून्य होती है, क्यों? तो इसका कारण क्या है दोस्तों? कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, क्योंकि चालक तार की सतह और विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह के लंबवत होती है, ठीक है दोस्तों। किसी चालक तार में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या शून्य होती है, क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक तार की सतह के क्या होती है? लंबवत होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो पहला गुण कौन सा पढ़ा हमने? कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किस चीज को व्यक्त करती है? तो वो व्यक्त करती है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तीसरा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में काटती नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो दिशाएं प्राप्त होती है। और वो दिशाएं दोस्तों दो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं क्या नहीं होती है? संभव नहीं होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या पड़ा? कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। इसी कारण विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है, ठीक है दोस्तों। और पांचवा पॉइंट क्या था? कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो लंबाई के लंबवत फैलने की प्रवृत्ति रखती है। इसी कारण समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा? कि जो किसी चालक तार में विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या शून्य होती है। और वो शून्य क्यों होती है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह के क्या होती है दोस्तों? लंबवत होती है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो हो गई दोस्तों हमारी। तो अब हम पॉइंट स्टार्ट करेंगे विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स क्या होता है दोस्तों? तो विद्युत फ्लक्स अब विद्युत फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों फाई से। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है? जैसे मान लो आपके पास कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में कोई क्षेत्रफल रखा हुआ है और उस क्षेत्रफल के लंबवत जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है, यानी कि जो गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या हो गई? कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं हम? विद्युत फ्लक्स। तो इसकी परिभाषा हो गई कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। ठीक है दोस्तों। तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा? कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व क्षेत्रफल A या S, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व क्षेत्रफल A या S के अदिश गुणनफल को
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व क्षेत्रफल A या S के अदिश गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। अब दोस्तों इस लाइन से हमारे पास विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या कि फाई बराबर हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल A या S का अदिश गुणनफल। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया दोस्तों फाई का मान। फाई बराबर होता है E डॉट S। अब हम जब इस डॉट को हटाएंगे तो फाई का मान आ जाएगा फाई बराबर E S कोस थीटा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या हो गया? फाई बराबर E S कोस थीटा। अब इस फॉर्मूले से हम इसकी मात्रक निकालेंगे, इसकी विमा निकालेंगे और इसके कुछ अल्पांश होते हैं, जैसे विद्युत फ्लक्स का जैसे अल्पांश हो गया कि अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश फ्लक्स, वो क्या क्या होते हैं, तो वो हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो फाई बराबर हो गया E S कोस थीटा। अब दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक हम E और S से निकालेंगे। तो E तो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमने निकाल लिया था, वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। और दोस्तों इस S का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इस विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। और ये किसका मात्रक है? फाई का। अब इस मात्रक से हम इसकी विमा निकालेंगे। तो दोस्तों जो न्यूटन है, न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। और बल की विमा क्या होती है? वो होती है m1 L1 T-2। ये किसकी विमा हो गई? बल की। ठीक है, अब बल की विमा निकालने हमने, ये मीटर स्क्वायर है दोस्तों, तो मीटर स्क्वायर को हम लिखेंगे L2, नीचे है कुलाम। और कुलाम ये आवेश बराबर क्या होता है दोस्तों? Q बराबर I इंटू टी। आई की विमा होती है A1 और इसकी होती है T1। तो इस कुलाम की विमा क्या हो गई? A1 T1। अब इन तीनों चीजों को हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो ये रखेंगे तो ये हो जाएगा m1 L1 T-2 इंटू L2 अपॉन A1 T1। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा m1, ये L2 L1, तो ये हो गया L3 T-2, एक ऊपर जाएगा तो ये हो गया T-3 और A-1। दोस्तों ये किसकी विमा आ गई? विद्युत फ्लक्स की। क्या? m1 L3 T-3 A-1। तो ये हो गया दोस्तों विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स क्या पढ़ा हमने कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती है, उन रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। और इसकी दूसरी परिभाषा होगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E व क्षेत्रफल A या S के अदिश गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। और फाई बराबर क्या आ गया? E S कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले से हमने निकाला, इसका मात्रक क्या निकाला? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम। और इसी मात्रक से हमने इसकी विमा निकाल दी, और इसकी विमा क्या आ गई? m1 L3 T-3 A-1। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।